हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुशांत केस में आज सबसे अहम दिन है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिन पर आरोप लगा और जो केंद्र में है इस पूरे की पूरे मौत के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के, उनसे पूछताछ हो रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ठीक 11 बजे ये पूछताछ शुरू हुई थी। वो पहुंची थी वहां डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में। तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 1.25 घंटा रिया चक्रवर्ती मौजूद। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा है। रिया से पूछताछ हो रही है और रिया के ठीक सामने सीबीआई ने बिठाया है सिद्धार्थ पिठानी को। वो सिद्धार्थ पिठानी जिससे लगातार पिछले दिनों सीबीआई ने पूछताछ की है, उसके बयानों में फर्क सामने निकल कर आया, उसने अपना बयान बदला। अब सिद्धार्थ पिठानी के सामने रिया चक्रवर्ती को बिठाया गया है और सीबीआई की तरफ से अधिकारी हैं नुपुर प्रसाद। नुपुर प्रसाद इस पूछताछ को अंजाम दे रही है। नुपुर प्रसाद जब पूछताछ करेंगे तो इस बात का ख्याल रखा गया मेरे ख्याल से सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से, और वैसे भी जो टीम गठित की गई उसमें 2 महिला ऑफिसर्स हैं। इस बात का ख्याल रखा गया है कि रिया चक्रवर्ती से एक महिला ऑफिसर ही पूछताछ करे, ताकि उन सारी चीजों का ख्याल रखा जाए, उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान, वो किसी तरीके से हर्ट ना हो। और इसीलिए यहां पर एक महिला अधिकारी पूछताछ करेंगी, यानी वो सेंसिटिवली इस पूरे के पूरे केस को डील करेंगी। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है रुबिका। ये शीशे पर कोहनी मारती हुई रिया चक्रवर्ती जिस समय अपने घर से बाहर निकल रही थी सीबीआई की डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए, पूछताछ में शामिल होने के लिए, उस वक्त रिया चक्रवर्ती की ये झुंझलाहट, ये गुस्सा जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड दिखाई दे रही हैं। और ऐसा आप कब करेंगे रोमाना? मतलब कोहनी से एक कांच, मतलब शीशे की तरफ मारना, मतलब आप सच में बहुत गुस्से में हैं, आप इरिटेटेड है, आप चाहती हैं कि किसी पर एक फौरन जो है अटैक कर दिया जाए, और यही वो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त रिया चक्रवर्ती की यहां पर दिखाई दे रही है। खैर, हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रोमाना और मैं रुबिका यहाँ स्टूडियो से आपसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही कि व्हाट नेक्स्ट? मतलब ये पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा 8-8, 9-9 घंटे की। और हमारे साथ दीपक रहेजा भी जुड़ चुके हैं जो कि मनोचिकित्सक है। दीपक, हैप्पी टू हैव यू। लेकिन उससे पहले जितेंद्र से बात करना चाहती हूं मैं। जितेंद्र, अब आगे क्या? लंबी पूछताछ और हो सकता है उसके बाद गिरफ्तारी? जी हाँ, बिल्कुल। अब से 1 घंटे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ में पूछताछ शुरू हो चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी भी उनके पहुंचने से पहले यहाँ पर आ गए थे, उनके साथ बिठाकर पूछताछ हो रही है। और बाकी के लोग इस केस से जुड़े हुए, जो सुशांत के यहाँ के जो नौकर थे नीरज, वो भी अंदर मौजूद है, दीपेश मौजूद है, और उन सबको एक साथ में बिठाकर भी आगे पूछताछ की जाने वाली है। कल के दिन 14 घंटे तक पूछताछ चली थी और आज भी आशंका जताई जा रही है कि लगभग इतना ही वक्त लग सकता है इस पूरी पूछताछ में। और अगर सीबीआई को लगता है कि उसके पास तमाम तथ्य आ चुके हैं, तमाम सबूत आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी भी हो सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित मौजूद हैं। अंकित, अब ये जानना बड़ा अहम होगा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो किन सेक्शंस के तहत होती है? आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का चार्ज पटना की एफआईआर में दर्ज हुआ था, लेकिन अब ये देखना होगा कि उसी के तहत गिरफ्तारी होती है या फिर दूसरी धाराएं लगाई जाती हैं। जितेंद्र, अगर हम बात कर रहे हैं सुशांत मामले की, तो जो सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है वो हमको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीबीआई की जो शुरुआती जांच है वो आप भी लगातार देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि अभी जो वो यही असरटेन कर रही है कि ये होमिसाइड है या सुसाइड है। और अगर सीबीआई इस मामले में किसी को गिरफ्तार करती है तो शुरुआती जांच के आधार पर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआती जांच के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि एबेटमेंट टू सुसाइड की धारा के तहत, यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा के तहत गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे में धारा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन से 2 सेक्शन? 304 और 302। 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या की बात। बिल्कुल, गैर इरादतन हत्या है। किस बिना पर लग सकता है? ये इस आधार पर लग सकता है अगर ये प्रूफ होता है कि रिया जानबूझ करके कोई ऐसी चीज सुशांत को दे रही थी जिससे कि उनकी सेहत को नुकसान हो रहा था। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है इन लोगों के बयान से, नीरज, सिद्धार्थ, दीपेश, इनके बयानों से, तो फिर वहां पर गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत मुकदमा बन सकता है और इसमें सजा है 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि रिया की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। एक सवाल सबके जहन में यह है कि क्या आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है?
निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी कुछ कानून के जानकारों से हमारी बात हुई है, ऐसे लोग जो कि लगातार जो जांच को फॉलो करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई की जांच की अगर जो एक पद्धति की बात करते हैं, एक प्रक्रिया की बात करते हैं, कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ती है। पहले केस से जुड़े हुए जो बाकी लोग होते हैं उनको बुलाती है, उनके बयानों के आधार पर यह देखती है कि कौन जो है सेंटर में आता है, यानी कि केंद्र में है, और उसके बाद में सबसे आखिरी में उसको बुलाया जाता है, उसके खिलाफ पूरा ग्राउंड तैयार किया जाता है और उसके बाद में कार्रवाई होती है। रुबिका और रोमाना, यहाँ पर मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहूंगा कि ये जो सीबीआई की ओर से सम्मन दिया गया, रिया को आज बड़ी ही शॉर्ट नोटिस पर दिया गया। कल देर रात तक मेरी और अंकित की बातचीत जो है उनके वकील सतीश माने शिंदे के साथ हो रही थी और तब तक उन्हें सम्मन नहीं मिला था, लेकिन आज सुबह बेहद महत्वपूर्ण बात है जो जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कि देखिए, एक तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर रिया चक्रवर्ती को बुलाया है सीबीआई ने पूछताछ के लिए। अच्छा, सीबीआई कब बुलाती है मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए? ये सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग सीबीआई की जो है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, तब बुलाती है जब सीबीआई पूरी तरीके से सबूत और गवाहों का एक जाल तैयार कर चुकी होती है, जिसका सामना उसे कराना होता है मुख्य आरोपी से। और अब इस शॉर्ट नोटिस पर आज सुबह जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, निकल रही थी वो सीबीआई की पूछताछ के लिए, उस वक्त की ये तस्वीरें, मुझे लगता है यहां पर आना चाहिए मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक रहेजा को। दीपक रहेजा साहब, ये झुंझलाहट रिया चक्रवर्ती की कि गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी के शीशे को कोहनी मार रही हैं, इसके अलावा गाड़ी में बैठने से पहले दरवाजे को ऐसे पीट सा रही हैं जोर जोर से, क्या दिखा रहा है? ख्याल से वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही गहरे मानसिक दबाव में तो होंगी, बहुत स्वाभाविक बात है। बुरा न माने, शायद जिस तरह की इनकी परिस्थिति रही है पिछले कुछ हफ्तों में, तो एक थोड़ी सी झुंझलाहट, परेशानी भी स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता है, मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ही नाजायज तरीके से दरवाजे को खटखटा रही हैं। वो बाहर निकली हैं, रिपोर्टर उन्हें चेस कर रहे हैं, लोग उन्हें चेस कर रहे हैं, और ये एक सामान्य स्थिति नहीं है जहाँ पे वो सीबीआई में जा रही हैं पूछताछ के लिए। तो मेरे ख्याल से इतना बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दे दीजिए कि इसको बहुत नाजायज ना माने कि वो बहुत जोर से खड़का रही हैं या ऐसे कोई संकेत मिलते हैं, वो दबाव में जाहिर बात है। वैलिड। मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर महिलाएं इस वक्त हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि लगातार आपको कोई चेस कर रहा है, आपको अब सीबीआई के सामने जाना है, रिपोर्टर्स आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा, कल जो जिस तरीके से मीडिया में वो बातचीत कर रही थी, एक एक चीज से वो अवेयर है, वो जानती है कि उनकी विच हंटिंग हो रही है। वो ये आरोप लगा रही है कि उनको पहले से मर्डरर घोषित कर दिया गया है। वो ये तक कह रही हैं कि उन्होंने कई मर्तबा सोचा है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। सो अंडरस्टैंडेबल। लेकिन वो महिला जो कल एक इंटरव्यू में बहुत सधे हुए अंदाज में दिखाई दे रही थी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डॉक्टर रहेजा, वो महिला जो कल तक बहुत एकदम ऐसे काम कंपोज मैनर में दिखाई दे रही थी, आज अचानक क्यों इतना झुंझला जाएंगी? रीजन देखिए, इसमें ये जो पूरी प्रतिक्रिया हो रही है पिछले कुछ हफ्ते में, इसमें हम मीडिया को गुनहगार भी बना सकते हैं कि मीडिया ने मीडिया ट्रायल करी और सारे गवाहों से बातचीत करी। तो यहाँ मीडिया को एक क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है कि मुमकिन है कि अगर मीडिया का दबाव नहीं होता तो शायद इस तेजी से, इस तीव्रता से कहीं अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आता। अब इसमें बहुत एक अहम बात जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे जो रिया चक्रवर्ती का फैसला था कल मीडिया के सामने आके बात करने का, मुझे लगता है कि इसमें उनको कानूनी सलाह भी रही होगी। लेकिन एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि वो सही फैसला नहीं था। forget about the legalities of it, but otherwise also एक चीज जो अभी उन सीबीआई में पूछताछ नहीं हुई और वो टेलीविजन पे आ रही है, वो देश से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है, पर देश उनके खिलाफ हो गया, उन्हें मर्डर घोषित कर दिया, एक डिक्टेट पास हो गया। लेकिन ये जो मौत हुई, ये एक स्वाभाविक मौत तो नहीं थी ना, एक नेचुरल डेथ तो नहीं थी, एक जवान व्यक्ति की मौत हुई जिसके साथ आप संबंध में थे। तो अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो भी शक के दायरे में आता। अगर इनकी जगह अगर उल्टा होता, एक महिला की जगह एक पुरुष होता तो वो शायद और सख्ती के दायरे में आता। मतलब आई थिंक हमें इस सिचुएशन को थोड़ा सा न्यूट्रली असेस करना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर रहेजा, जो बात यहाँ पर रुबिका
मुझे लगता है कि समझना चाह रही थी और दर्शकों तक पहुंचाना चाह रही थी, वो ये कि बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सनालिटी निकल कर आ रही है ना, कि कल बहुत ज्यादा काम पॉइज्ड रिया चक्रवर्ती अपने उस इंटरव्यू में नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा हिम्मत वाली एक लड़की नजर आ रही थी, जो बता रही है कैसे उसका विच हंट हो रहा है, जो बता रही है कैसे उसे विश कन्या कहा जा रहा है, बावजूद इसके वो हिम्मत से डटी हुई है। लेकिन आज सवाल हम आपसे इसीलिए पूछ रहे थे सर कि वही लड़की ऐसी झुंझलाती हुई नजर आ रही है, ऐसे कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी जी जी, मैं समझ गया, मैंने घुमा के उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अगर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जवाब सुनना चाहती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल की जो इंटरव्यू थी वो एक खास एजेंडा के तहत ही मानसिक रूप से वो तैयार थी, पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके आई थी कि किस तरह के सवाल उन सब पे जाएंगे और क्या उनका जवाब देंगी, और आज वो जा रही है मतलब वो कंफर्टेबल सिचुएशन और पोजीशन में थी कल, लेकिन आज ऐसा नहीं था। बड़ी बात डॉक्टर रहेजा जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी असेस किया है कि शायद उन्होंने कानूनी सलाह पर अपने वकील से सलाह लेकर वो इंटरव्यू दिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई इमोशनल इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन नहीं था, वो एक बहुत ही प्रीमेडिटेटेड डिसीजन था। और ठीक है, अगर डॉक्टर रहेजा, मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन हम आपसे बातचीत करें, क्योंकि कल इंटरव्यू में बहुत सारी जो बातें कही हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें दूसरे और एंगल्स आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उस पर आपसे बातचीत करें, क्योंकि बहुत सारी बातें उसने सुशांत सिंह को लेकर कही है, खुद को लेकर कही है, उसके आसपास के लोगों को लेकर कही है, तो उसको तो आप ही एनालाइज कर सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक होने के नाते। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ है और इस बीच बहुत से ऐसे सवाल भी हैं रोमाना जो उठ खड़े हो रहे हैं दवाइयों को लेकर। पिता ने अगर मैसेज किया तो उस मैसेज का जवाब रिया ने क्यों नहीं दिया, वो अभी तक नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है जो डॉक्टर रहेजा से हमें पूछ लेना चाहिए, वो ये कि डॉक्टर रहेजा, रिया चक्रवर्ती जो कह रही थी कि सुशांत जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, उनको डर लगता था बंद जगहों में। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब आपको बंद कमरे के अंदर, बंद जगह के अंदर घुटन हो। तो क्या ये क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान बचपन से होता है या जिंदगी में कभी भी आप क्लॉस्ट्रोफोबिया डेवलप कर सकते हैं? कि आपको कभी भी इस तरह का फोबिया आ सकता है। कोई अहम घटना आपके जब स्मृति पटल पर, आपके सबकॉन्शियस पर अंकित हो जाती है तो उसके एक्सप्रेशन आपको परेशानी लाने लगते हैं, और फिर वो कब अंदर लिप्त होके आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया या किसी और तरह का भय आपके अंदर उजागर कर सकती है, ये किसी भी स्टेज पे मुमकिन हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, जरूरी नहीं है कि बचपन से क्लॉस्ट्रोफोबिक हो इंसान। जी नहीं, देखिए उसके अगर हम गहराई में जाएं तो मुमकिन है कि उसके कुछ संकेत, कुछ लक्षण आपको पीछे भी मिल जाएंगे, खास तरह की पर्सनालिटी जो कि ज्यादा वल्नरेबल हो सकती है। लेकिन ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया आपके दिमाग में किसी भी स्टेज पे एक बड़ा हादसा, कोई एक बड़ा झटका जो कि आपके स्मृति पटल पर इस कदर अंकित हो जाए और फिर आप चल के वो जो बड़ा हादसा है वो आप उसे भूल जाएं। आई फॉरगेट, देन आई फॉरगॉट, दैट आई फॉरगॉट, मैं भूला और फिर मेरा दिमाग भूल गया कि मैं क्या भूला था, और सिर्फ जो लक्षण था वो सामने रह गया। इस तरह का भय, चाहे वो ऊंचाई का डर हो, चाहे वो उड़ान का डर हो, चाहे वो बंद कमरों का डर हो, वो डर का लक्षण बना रहा, लेकिन उसकी जड़ कहाँ थी? वो जड़ कहीं हमारे अनकॉन्शियस में लिप्त हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं। और दवाओं के जरिए, थेरेपी के जरिए उसी डर को, उसका जो अंकित जड़ है। हाँ, आपने दवा का जिक्र किया और इसीलिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। कल रिया ने ये कहा कि सुशांत अपने इस डर को मिटाने के लिए या इनफैक्ट उड़ान से पहले एक दवाई लिया करते थे, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन है मोडाफिनिल, शायद उसे कहते हैं, मोडाफिनिल जो है वो लिया करते थे। ये क्या है, मतलब क्यों कोई मोडाफिनिल लेगा और उसके बाद क्या होता है, और ये प्रिस्क्राइब्ड होता है क्या, और किस चीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन होता है इस दवा? मोडाफिनिल एक खास दवा है जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत लिमिटेड इंडिकेशन है। खास तौर पे उसको एक बीमारी जिसको नार्कोलेप्सी कहा जाता है उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो व्यक्ति अपनी अराउजल की स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाते, जिनको नींद आती रहती है, और क्लिनिकली हम उन्हें देखते हैं कि एक नार्कोलेप्सी का या डे टाइम स्लीपीनेस का स्वरूप है, उनको ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको स्टिमुलेट करती है, एक स्टिमुलेंट दवा है। तो अक्सर कई बार इसका अब्यूज के भी आंकड़े, कुछ किस्से सामने आए हैं जहां पे एक साइकिल के चलते व्यक्ति कभी डाउनर ले रहा है, जहां पे वो ऐसी दवा ले रहा है, ऐसा नशा कर रहा है जो उसको गफलत की स्थिति में ले जाता है। वहीं सुबह उठ के जब रोजमर्रा की जिंदगी के चैलेंज से उसे जूझना होता है तो वो इस तरह का दवाओं का सेवन कर सकते हैं। ये जो इसका दुरुपयोग है या इसका अब्यूज है, ये कोइंसिडेंटल है और ये काफी लोग करते हैं। और डॉक्टर रहेजा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो उड़ान से डर वाला मसला था, उसके लिए ये दवाई नहीं होती थी। इस दवाई का अब्यूज भी हो सकता है। देखिए, पर इससे ये भी कोई डेरिवेटिव निकाल लेना कि वो नशे आदी थे या वो अब्यूज कर रहे थे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया था। तो ये एक आम दवा है जो अक्सर साइकियाट्रिस्ट भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इससे कोई भी डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते कि वो नशे के आदी थे। और एक व्यक्ति अगर कोई दवा ले रहा है और उससे अमूमन अगर पूछा जाए उसका स्पाउस या स्पाउस तो नहीं, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप बहुत नजदीक हो जाते हैं, तो अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो आप पूछें तो उस बात को कोइंसिडेंटली एक जेनरिक सा रिमार्क देके टालने की कोशिश की जा सकती है कि मैं फ्लाइट में हूं और मुझे घबराहट हो जाती है और मैं ले रहा हूं, लेकिन ये उस घबराहट की, क्लॉस्ट्रोफोबिया की दवा बिल्कुल नहीं है। सर कंफ्यूजन बहुत है एक्चुअली। डॉक्टर रहेजा, मुझे लगता है आपको ये क्लियर करना चाहिए। और कंफ्यूजन इसलिए है कि एक तरफ तो रिया आती हैं, वो बताती हैं कि सुशांत उड़ान से पहले ये मोडाफिनिल दवा लिया करते थे, वो बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे। लेकिन वहीं रुबिका, हमने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया पर डॉक्टर रहेजा तस्वीरें हैं सुशांत सिंह राजपूत की, उन तस्वीरों में वो कभी जो सिमुलेटर्स हैं वो उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं उसके जरिए प्लेन। इसके अलावा नासा में वो नजर आते हैं हम लोगों को, इस तरीके की सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं और वो एडवेंचर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि ऊंचाई से डर, पानी से डर, समंदर से डर, लेकिन वो तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में और बड़े मजे से उसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर इस विरोधाभास को, इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करें? इस विरोधाभास से मैं अवगत हूं, मैंने इसको देखा और यहाँ पे एक निश्चित रूप से कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। अगर हादसे हुए और ये मुद्दे हम उखाड़ रहे हैं कि उन्होंने प्लेन में बैठते हुए मोडाफिनिल ली या वो कोई और नशा करते थे या नहीं करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती को ये सारी बातें सीबीआई को या पुलिस को बतानी चाहिए थी। ये सोचते कि एक मृत व्यक्ति जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आज हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर रहेजा, मैं उस शख्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सुशांत सिंह राजपूत को एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि हम दोनों यहाँ पर हैं। रोमाना को मैं ये कहती हूँ कि मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, लेकिन मैं उड़ते हुए बहुत आनंद महसूस करती हूँ। मैं रोमाना को ये कहती हूँ कि फ्लाइट से पहले मैं दवाई ले रही हूँ क्योंकि मुझे उड़ान से डर लगता है, मतलब बकौल रिया, लेकिन मैं पैराशूट उड़ाना पसंद करती हूँ, मुझे बड़े मजे आते हैं कॉकपिट में बैठने में। ये कैसे संभव है? आप मुझे ये समझाइए, या तो फिर रिया झूठ बोल रही है। ये बिल्कुल, इसके अंदर जो विरोधाभास है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जिस तरह के मैंने भी वो वीडियोस देखे जिनका आप एग्जाम्पल दे रही हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो या फ्लाइट में बैठने का डर हो, वो इस कदर इस ईज के साथ सिमुलेटर्स में उड़ान पे हाई स्काई डाइविंग करते हुए, डीप सी डाइविंग करते हुए यूजुअली घबराएगा, वो नहीं करेगा। तो ये नजर आता है। बट फिर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दिस इन नो वे एस्टैब्लिशेज कि उन्होंने मोडाफिनिल दवा उस वक्त ली या नहीं ली। सिर्फ और सिर्फ जो बयान रिया चक्रवर्ती का आया अभी, उसके आधार पर हम आपसे ये सवाल पूछ रहे थे और समझना चाह रहे थे दरअसल साइकोलॉजी है क्या, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे वो यही कि क्या आज गिरफ्तार होंगी रिया चक्रवर्ती। छोटा सा ब्रेक। ये सबसे बड़ा सवाल है, लौटेंगे जल्दी।
नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 12:30 बज चुके हैं। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ मेरी दोस्त रुमाना इस्सार खान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। हम दोनों की मौजूदगी इस बात को लेकर है कि आज सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती मौजूद है। सीबीआई के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। 1.25 घंटे से सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती हैं और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं सीबीआई की ऑफिसर नुपुर प्रसाद, जो एसआईटी की सदस्य हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अकेली नहीं है रिया चक्रवर्ती जिनसे पूछताछ हो रही है, बल्कि सिद्धार्थ पिठानी को रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर ये पूछताछ की जा रही है। 1.25 घंटे से सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा इंद्रजीत से जानते हैं, क्योंकि इंद्रजीत के सूत्रों ने उन्हें बड़ी जानकारी दी है। रिया चक्रवर्ती आज सुबह जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची मुंबई में, जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो जरा सिलसिलेवार ढंग से बताइए इंद्रजीत राय, क्या कुछ हुआ? देखिए, जब रिया सबसे पहले पहुंची तो वहां पे, चूंकि ये जो डीआरडीओ का स्टेशन है, इसे दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जिसके तहत सीबीआई चलती है, AC 6 के पुलिस स्टेशन का भी दर्जा दिया गया है। यानी कि इस यहाँ होने वाली पूछताछ को कानूनी मान्यता दी गई है। पहली बात, जब ये यहाँ आई तो इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर में इन्होंने एंट्री की, अपना नाम लिखा, कितने बजे आई, ये कानूनी प्रक्रिया होती है, ये उन्होंने पूरा किया। उसके बाद इनको एक कमरे में ले जाया गया, जहां पे इनके पास जो भी सामान थे वो सामान इनसे ले लिया गया, उसकी रिसीविंग दी गई। मोबाइल फोन भी इनका जब्त कर लिया गया, जो अपने साथ ये लेकर आई थी, उसको स्विच ऑफ किया गया और उसकी भी रिसीविंग इनको दी गई। उसके बाद इनको उस कमरे में ले जाया गया जो टीम इनके लिए असाइन थी। ये टीम कल रात को ही असाइन हो गई थी, जिसमें नुपुर प्रसाद और अनिल यादव एक अधिकारी हैं, उनको रखा गया था। मेरे पास जो भी पेपर्स मौजूद है इसकी जांच से जुड़े हुए, अनिल यादव के ही सिग्नेचर के जरिए जितने भी सम्मन इश्यू हुए हैं, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उस पे इन अनिल यादव के ही सिग्नेचर है। यानी कि ये माना जा सकता है कि जब भी ये मामला कोर्ट में जाएगा तो इसके ट्रायल के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे वो अनिल यादव ही होंगे, क्योंकि सारा पत्राचार इन्हीं के नाम से हो रहा है। इनके सामने एक डिक्लेरेशन रिया से भरवाया गया कि इनके पास कोई भी निश्चित चीज, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या दूसरी तरह की जो बैन चीजें होती है, जो पुलिस स्टेशन में लेकर के कोई व्यक्ति या किसी पूछताछ में लेकर के नहीं आ सकता है, उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया। उसके बाद उस कमरे में जहां टीम बैठी हुई थी, जो इन्वेस्टिगेट करने वाली थी, इनको जो पूछताछ करने वाली थी, उनके सामने इनको ले जाया गया, जहां पे कमरा बंद कर लिया गया। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई है। ओके, इंद्रजीत, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि कुछ चीजें जो हैं वो अगर लेकर गई होंगी, उनकी बिलोंगिंग्स तो ले ली गई होगी। हमें एक ब्लू कलर का बैग दिखाई दे रहा है, मतलब एक थैला है जिसमें हो सकता है कि कुछ सबूत हो, कुछ पन्ने हो। जैसे कल वो एक इंटरव्यू में कह रही थी कि टिकट्स दिखानी है ना, मैं दिखा दूंगी, मेरे पास सारी चीजें मौजूद है। उस ब्लू कलर के बैग में वो क्या सबूत साथ में लेकर पहुंची होंगी शायद? और अगर वो ले लिया है तो फिर आगे कैसे ये सिलसिला पहुंचे? देखिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की मर्जी नहीं चलेगी। जो भी जांचकर्ताओं को चाहिए वो मांगेंगे और कानूनी तौर पे मांगेंगे। ये एक जांच है, यहाँ पे सब कुछ रिटन तौर पे लिया जाता है और दिया जाता है। जो भी चीजें अपने साथ लेके गई होंगी वो अगर जब्त किया गया है या रखा गया है तो सीबीआई की कस्टडी में है। बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हो रही हो तो जहां उन्होंने इन चीजों को जमा किया हो, वहां इन चीजों की तलाशी भी हो रही होगी। तो ये सारी चीजें जांच का हिस्सा हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को यहाँ वही करना पड़ेगा जो ये जांच अधिकारी कहेंगे। ओके, इंद्रजीत, नजर बनाए रखिएगा। और एक और बात, सीबीआई के काम करने के तरीके को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आज हम क्या एक और बड़ी खबर की तरफ नजर रख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाए 304 और 302 की धारा में? जी देखिए, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और मुझे लगता नहीं है कि सीबीआई के अधिकारी जल्दीबाजी में कोई काम करेंगे। लेकिन आज जब पूछताछ हो रही है, इससे पहले बहुत सारे सबूत, बहुत सारे स्टेटमेंट के वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएंट्स रिया के लिए उनके पास मौजूद होंगे। लेकिन अब देखना, ये शाम होते होते ये तस्वीरें साफ होंगी कि क्या रिया आज अपने घर जा पाएंगी वापस, या रिया की रात यहीं पे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में होंगी। लेकिन इसके लिए हमें कम से कम दोपहर बाद या शाम तक इंतजार करना होगा, तब तक ये खबरें सामने आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण यही जानना होगा, यही देखना होगा कि सीबीआई की जांच इस मामले में अब आगे कैसे बढ़ती है। क्या रिया चक्रवर्ती को आज ही सीबीआई गिरफ्तार करती है या फिर लंबी पूछताछ के बाद आज
वापस लौटकर कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाता है? वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार, जैसा कि इंद्रजीत कह रहे हैं, उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल देखिए एक और खास मेहमान है, अभिनेत्री हैं अर्शी खान, वो हमारे साथ जुड़ रही है। मुझे लगता है अर्शी को देश को बताना चाहिए, अर्शी एक तरफ रिया चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती पर उठ रहे सवाल है, कल दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू जो सामने आया जिसमें रिया चक्रवर्ती के अपने दावे हैं। इन सवालों और दावों के बीच आप किस तरीके से देख रही हैं रिया को? देखिए, मेरे हिसाब से मैंने जैसा और भी इंटरव्यू में बोला है कि मुझे रिया चक्रवर्ती जो है वो बिल्कुल भी इतनी शरीफ ज़ादी नहीं दिखती हैं जितनी वो इंटरव्यूज में बनने की कोशिश करती हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने और भी इंटरव्यूज में बोला था कि वो ड्रगी दिखती हैं मुझे, और उनकी शक्ल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो ड्रगिस्ट है, और सीबीआई ने वो चीज़ प्रूव की है। तो जितना वो शरीफ ज़ादी बन के और बहुत अच्छा गेटअप लेके बहुत शरीफों की तरह बात करती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो मेरे हिसाब मैंने तो हमेशा से यही साबित करने की कोशिश की कि 99% इन्होंने बहुत कुछ किया है और इस केस के अंदर सबसे ज्यादा यही इन्वॉल्व है। ओके अर्शी, आप जितनी भी बातें कह रही हैं, देखिए हम यकीन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास इसका प्रूफ ना हो। आपका एक हंच है, आपको ऐसा लगता है, पर मुझे नहीं लगता है कि एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन हमें यहाँ बैठकर ना तो हम सुन सकते हैं और ना हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा विश्वास संविधान में, हमारा विश्वास कानून में है और सीबीआई की पूछताछ में है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जांच के लिहाज से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। रिया चक्रवर्ती इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है जहां सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, और वहीं ये तस्वीरें जो रिया की झुंझलाहट दिखा रही हैं, आज सुबह की तस्वीरें जब रिया पूछताछ के लिए निकली, गाड़ी के शीशे पर कोहनी मारी, गाड़ी का दरवाजा पीट डाला। अच्छा, अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनकी बहन नजर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात की केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। पिताजी के सिंह है, तो वो उनके लड़के के पास, जोवे के पास यहाँ रहते हैं। मैं उनको पटना मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन मालूम हुआ कि वो फरीदाबाद में है। तो अभी उनके साथ आधा घंटा तक बात हुई और के सिंह साहब को मैंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है कि हत्या है, इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है और हमें डाउट ये है कि भाई उनकी हत्या हो गई है, कोई गैंग ने उनको फंसाकर उनकी हत्या की होगी। तो उसी तरह मतलब हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग मैंने सबसे पहले की थी और इसीलिए मतलब अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और के सिंह साहब को हमने बताया है कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख के शामिल हैं और आप मतलब पूरा भारत देश आपके साथ है, आपको डरने की बात नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत के हत्या का, आत्महत्या का जो न्याय में मिलना चाहिए और जिन लोगों ने उनको मजबूर किया है या उनकी हत्या की है, उनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनको। तो आप आठवले को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनकी बहन को बताने गया था कि जांच बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पटना मिलने जाने वाला था, लेकिन पता लगा कि वो अपनी बेटी के घर पर है, तो यहां उनसे मिलने आ गया। बहरहाल आज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई के अधिकारियों के सामने मौजूद है, लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज जब ये पूछताछ खत्म होगी तो क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती है? आज का यही बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। अभी साझ कर रहे हैं और वहां पर बाकायदा हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है, जितेंद्र उनमें से एक है। क्या आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है? जितेंद्र, तमाम दर्शक जो इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, वो चाहे ट्विटर टाइमलाइन हो या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यही सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, यही सवाल सबके जहन में है कि क्या आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। और आज पहली बार रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने आई है। आज 8वां दिन है सीबीआई की जांच का मुंबई में और बीते 2 घंटे से उनके साथ में पूछताछ हो रही है। दरअसल बीते 7 दिनों से सीबीआई अपना होमवर्क कर रही थी, इस मामले से जुड़े हुए जो बाकी के लोग थे उनका बयान दर्ज कर रही थी, ताकि जब रिया के साथ में पूछताछ हो तो अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो तुरंत उनको काउंटर क्वेश्चन किया जा सके और उनके सामने तथ्य रखे जा सकें। और ऐसी स्थिति में
आज जैसे कि कानूनी जानकार बताते हैं कि अगर सीबीआई के पास में सारे सबूत हासिल हो गए हैं और आज के इंट्रोगेशन से उन्हें संतोषजनक जानकारी मिलती है तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, आईपीसी की धारा 306 जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है, उसमें गिरफ्तारी आमतौर पर की जाती है और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। बड़ी बात यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कि ये संभव है कि आज ही रिया चक्रवर्ती को सीबीआई गिरफ्तार कर ले। ये सबसे बड़ी कवरेज जो लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। आज का दिन सबसे बड़ी पूछताछ का, और इस सबसे बड़ी पूछताछ में वो सबसे बड़े सवाल जो इस वक्त सीबीआई रिया चक्रवर्ती के सामने रख रही है, एक एक कर आपको आगे दिखाने जा रहे हैं हम। हमारे पास 20 सवालों की लिस्ट आ चुकी है। रिया चक्रवर्ती से वो कौन से 20 सवाल है जो पूछे जाएंगे सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से, आपको दिखाने वाले हैं। 1 बजे ये बड़ा खुलासा होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।